हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खान स्टडी पॉइंट। तो बच्चों लोग, आज का हमारा टॉपिक है दोबारा से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जो कि आपका होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। जब आपके जो रजिस्टर्स जो आपके होते हैं वो अगर उनको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, तो वो किस प्रकार से आपका वर्क करते हैं वगैरह वगैरह, उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका, वोल्टेज आपका कैसे कैसे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमने पहले पार्ट में, पिछले पार्ट में बात की थी हमने सीरीज कनेक्शन के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या था कि जब एंड टू एंड रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया था, उसमें क्या थी, करंट की वैल्यू सेम थी, बट वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सब रजिस्टर्स में अलग अलग थी। तो यानी कि वो आपका सीरीज कनेक्शन में आपका सर्किट था। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक। ठीक है ना, यानी कि जब सबका क्या है, सबका एंड पॉइंट क्या है, सेम रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज सेम। ठीक है, कि जब हम किसी भी रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हर एक रजिस्टर में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इक्वल होगा। ठीक है ना, सभी में, यानी कि R1 R2 R3 में जितनी भी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या है, तीनों में इस बार सेम रहेगी। लेकिन सीरीज में क्या होता था, सीरीज में आपका अलग अलग होता था हर एक रजिस्टर के हिसाब से। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखी गई, अगर हमें टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू सब में बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से करंट की वैल्यू मान लीजिए आपने दी, आपको 10 एम्पेयर दी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके 3 रजिस्टर्स है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 10 एम्पेयर का जो करंट होगा वो क्या इन तीनों रजिस्टर्स में क्या है, ज़रूरत के हिसाब से क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, R1 R2 और R3 में क्या है, करंट की वैल्यू अलग अलग पहुंचेगी। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो आपका V होता है वो तो आपका सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जो आपका I होता है वो आपका होता है वेरिएबल। क्या होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू आपको क्या है, अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हमें आपका ना टोटल करंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि जो अलग अलग रजिस्टर से जो जितनी भी आपका करंट की वैल्यू गई है उनको हम आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा आपका टोटल करंट। ठीक है, अब देखते हैं, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना वही ओम्स का लॉ, यानी कि V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर हमें, यहाँ पर हमने बात की है करंट के बारे में, तो हम करंट कैसे निकाल सकते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन में R। ठीक है, यानी कि जहाँ पर हमें I दिखेगा, I की जगह हम V अपॉन में R पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो I है, I की जगह पुट कर देंगे V अपॉन R। ये जो आपका लिखा हुआ I1 की जगह आपका क्या आ जाएगा, V अपॉन में R1, I2 की जगह V अपॉन में R2 और I3 की जगह V अपॉन में R3। ठीक है, हमने यहाँ पर V को सेम क्यों रखा, क्योंकि आपका पैरेलल कनेक्शन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V जो आपका होता है वो आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता हर एक रजिस्टर में, इसी वजह से। ठीक है, लेकिन जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वो तो आपकी है ही अलग अलग, और साथ में आपका करंट जो है वो तो आपका है ही सब रजिस्टर में अलग अलग। ठीक है, तो आपका आ चुका है वी अपॉन में R इक्वल टू वी अपॉन में R1 प्लस वी अपॉन में R2 प्लस वी अपॉन में R3, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं, सभी में क्या है, V कॉमन है, तो हम V कॉमन लेके क्या करेंगे, इस वाली V से ऐसे करके इन्हें काट देंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद में। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया पैरेलल कनेक्शन के लिए टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है ना, 1 अपॉन में करके आपने आप क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते चलना है और आपको कैसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, टोटल, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी R1 की वैल्यू आपकी अलग थी, है ना, R1 अलग की वैल्यू थी, R2 की वैल्यू अलग थी और R3 की वैल्यू आपकी अलग थी। ठीक है ना, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए आपकी R1 की वैल्यू मान लीजिए 5 ओम थी। ठीक है, इसकी आपकी 4 ओम थी, एग्जाम्पल के लिए बस मान ले रहे हैं, और R3 की आपकी वैल्यू क्या थी, मान लीजिए 6 ओम थी। ठीक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल की मतलब जो भी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो जब हम इसका इस प्रकार से टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगी, इंडिविजुअल रजिस्टर के हिसाब से भी उसकी वैल्यू क्या है, और ज़्यादा कम निकल के आपकी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, अपॉन में है। ठीक है, तो वो चलो अब हम जान लेते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कनेक्शन, यानी कि
पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सर्किट है, ये आपका बल्ब बना हुआ है, ठीक है, ये आपका दूसरा बल्ब बना हुआ है, ये आपका तीसरा बल्ब बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या है, सीरीज़ में आपका अगर मान लीजिए कोई भी कनेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है ना, तो करंट आपका सब में सेम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपका ये पहला वाला बल्ब आपका मान लीजिए ख़राब हो गया, ठीक है। ख़राब होने का मतलब क्या, अब ये इसमें क्या है, ये आपका कनेक्शन आपका यहाँ से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने से मतलब क्या होगा कि अब जो करंट आपको सीधे सीधे जा रहा था वो अब क्या है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। यानी कि वो करंट जो है अब यहाँ पे और यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। अब जब आपका करंट आगे तक पहुँचेगा नहीं, तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इसका रिजल्ट निकल के ये आएगा कि किसी एक कंपोनेंट के ख़राब होने से क्या है, बाकी कंपोनेंट भी क्या है, काम करना बंद कर देंगे, अपना वर्क करना बंद कर देंगे। तो ये क्या है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमने देखने को मिलता है अगर हमने किसी सर्किट को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखा है तो। लेकिन अगर हमने इसी कॉम्बिनेशन को पैरेलल की तरह से लगा रखा होता तो क्या होता, अगर आपका एक कंपोनेंट खराब होता भी तो क्या इसका फ़र्क बाकी कंपोनेंट पे नहीं पड़ता, क्योंकि सबके अंदर क्या करंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसलिए, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये हो गया कॉम्बिनेशन का पैरेलल वाले का सीरीज़ के ऊपर। सेकंड क्या है कि डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, कि अलग अलग जो भी आपके अप्लायंस होते हैं, आपका पंखा, कूलर, एसी जो भी हो गया आपका, सबकी क्या करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज अ करंट रिमेन सेम। तो ये जो चीज़ है क्या है, अगर हम सीरीज कनेक्शन में सबको लगाते हैं तो क्या है, सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी अप्लायंस की वैल्यू क्या है फिर सेम हो जाएगी करंट में ना, क्योंकि सब में क्या है करंट सेम जाता है सीरीज कनेक्शन में। लेकिन तो इससे क्या है, सबकी जो करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सीरीज कनेक्शन में फुलफिल नहीं हो पाती है। इसलिए क्या है, उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगाते हैं ताकि क्या है, ज़रूरत के हिसाब से सभी अप्लायंस को अपने हिसाब से उसकी करंट की वैल्यू मिल सके, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये हो गया। थर्ड क्या है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, ठीक है, कि जो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है ना, टोटल है ना, किसी पैरेलल सर्किट का वो क्या है, कम होता है। और जितना ही आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतना ही क्या है, उसमें क्या है, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या है, करंट और रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा आ चुका है इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी वजह से क्या है, कभी कभी आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। वो क्या होता है देखते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, तो क्या होगा, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या होगा, जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो लगातार क्या है, हीट की फॉर्म में क्या है, डिसिपेट होती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि तो यही आपका जो इफेक्ट कहलाएगा वो आपका कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट आपका कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आपका ई दिया है, ई मतलब क्या है, आपकी एनर्जी है, एनर्जी यानी कि एनर्जी को हम बोल सकते हैं आपका हीटिंग एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम एनर्जी को हम एज अ हीट एनर्जी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, एच मान के चलेंगे। तो आपकी जो एनर्जी बराबर होती है वो आपकी होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपका हीट प्रोड्यूस हुआ वो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी आई टी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पी बराबर आपका होता है वी आई। क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि P इक्वल टू आपका होता है वी आई, ठीक है। और T की जगह आपका T आ गया, T आपका है टाइम है, ठीक है ना। तो यानी कि आपका हीट जो आपका आ गया वो कितना आ जाएगा, H इक्वल टू वी आई टी। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया हीट का, यानी कि ऊष्मा का। और आपका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा इसी प्रकार से, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये आई स्क्वायर आर टी कैसे आएगा, जब हम V की जगह पर पुट कर देंगे आई आर, ठीक है, यहाँ से, तो आपका बन जाएगा वो आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप अपने फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं ओम का नियम लगा के, ठीक है। अब देखते हैं अगला नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जूल्स का एक नियम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या था वो जान लेते हैं। तो इट सेड दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी रेजिस्टर में वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि जो आपका हीट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या है,
उसमें फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो आपका हीट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट, की उस सर्किट में जितना आपका रेजिस्टेंस है उसके क्या है, उसकी भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आपका H प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ का होगा, टाइम के, फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि H प्रोपोर्शनल टू टी भी होगा पर टाइम भी होगा, तो उसी हिसाब से तीनों कंबाइंड करके आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये आपका बन जाएगा हीट का फॉर्मूला, ठीक है। सो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक, तो हीटिंग जो इफेक्ट होता है वो किसी जो आपके डिवाइस होता है उसमें क्या डिजायरेबल होता है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, यानी कि आपके ऐसे अप्लायंस जो कि क्या है हीटिंग इफेक्ट पर ही अपना काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइस, और कुछ कुछ डिवाइस में क्या होता है जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या अनडिजायरेबल होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, है ना, टीवी हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर, आपने देखा होगा ना कि आप जो आप अगर आप कुछ इस तरीके के अप्लायंस आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कुछ टाइम यूज़ करने के बाद में क्या होता है वो क्या है थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो कि क्या वो क्या होती है, वो आपकी अनडिज़ायरेबल हीट होती है। लेकिन कुछ कुछ आपके ऐसे होते हैं जो कि क्या है हीट प्रोड्यूस करने के लिए ही बनाए गए हैं, है ना, वो आपके होते हैं डिज़ायरेबल डिवाइसेज, जो कि क्या हीट को क्या अपने डिज़ायर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स अ हीट, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो कंज्यूम करता है उसका फिलामेंट, जो कि पतला सा वायर होता है, एज अ हीट, है ना, हीट, एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसी फिलामेंट का छोटा सा पार्ट क्या है रेडिएट होता है लाइट की फॉर्म में, जिससे क्या हमें रोशनी देखने को मिल जाती है बल्ब से, ठीक है। आगे देखते हैं फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, तो जो आपका बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका किस चीज़ से बना होता है, टंगस्टन से मिलकर बना होता है। अब क्यों बना होता है, क्योंकि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो आपका टंगस्टन होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि टंगस्टन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या आपका क्या है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो कि आपका होता है अप्रॉक्स 3380 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, ठीक है। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस, तो बल्ब के अंदर क्या है आपके कुछ कुछ इनएक्टिव केमिकल गैसेस भी रखी जाती हैं, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई, है ना, जिससे क्या होता है बल्ब की जो फिलामेंट की जो लाइफ है वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो सके, इसलिए आपकी क्या है ये इनएक्टिव गैसेस बल्ब के अंदर डाली जाती हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है, ये आपने फ्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी। देखते हैं कि इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, ये क्या है एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है जो क्या करता है दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ठीक है। तो जब कभी हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में किसी भी सर्किट में आपका क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है, फिर ओवरलोड की कंडीशन आपकी देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है जो आपका फ्यूज़ होता है वो आपके अलग अलग अप्लायंस को खराब होने से बचाता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूज इज मेड अप ऑफ अ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर और टिन, कि जो आपका फ्यूज होता है वो बना किस चीज़ से होता है, प्योर टिन से, या फिर एलॉय किस चीज़ के एलॉय से, कॉपर और टिन के एलॉय से, ठीक है, बना होता है आपका फ्यूज, ठीक है। अगला है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर्स, ठीक है। तो जो आपके लाइव वायर्स होते हैं उनके साथ में फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, ताकि क्या है जब कभी ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी तो क्या होगा वो जो आपका फ्यूज का वायर होगा वो आपका पिघल जाएगा, इससे क्या सर्किट हो जाएगा ब्रेक, और आगे क्या करंट फ्लो होगा ही नहीं, जिससे क्या है आपकी आगे का अप्लायंस क्या है खराब होने से बच जाएंगे सिंपली, ठीक है। आगे देखते हैं फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब फ्यूज का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या लो रखा जाता है, ताकि क्या है जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़े या बढ़ के आए तो क्या है उस टाइम पे वो पिघल जाए और इससे क्या सर्किट ब्रेक हो जाए। आगे करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंस, ठीक है, कि करंट कैपेसिटी जो होती है फ्यूज की वो क्या है थोड़ी सी ज़्यादा होती है किसी अप्लायंस से, ठीक है, जो आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो इतनी बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो कि आपकी सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। अब अगला पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रिक पावर, से भी कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम है, कि वो रेट जिससे क्या है हम किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिसिपेटेड इन द
इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। यानी कि वो दर या वो रेट जिससे हम क्या है किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या है पावर है, ठीक है ना। और पावर का फॉर्मूला आपका होता है P इक्वल टू वी है, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और पावर को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर के फॉर्म में भी और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर के फॉर्म में भी। कैसे कैसे? अकॉर्डिंग टू वी इक्वल टू आई के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप वी की जगह पर आई आर पुट करेंगे तो आपका P इक्वल टू आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और जब आप वी की जगह आप छोड़कर आई की जगह आप पुट करेंगे वी अपॉन में आर, तो आपका बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो आपके पावर के इस तरीके से 3 फॉर्मूले आपके बन गए, जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है ना। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर, या फिर P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो आपका न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वो देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। एनर्जी की तो आपकी होती है जूल, लेकिन पावर की आपकी होती है वॉट, ठीक है। और जब आपका 1 वॉट होता है वो आपका बराबर होता है 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। अब जो आपकी कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। वो आपकी होती है किलोवाट आवर में, कि इसमें होती है किलोवाट आवर में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है कि कन्वर्ट कीजिए 1 किलोवाट आवर को जूल में, ठीक है, या फिर कमर्शियल यूनिट को चेंज कीजिए जूल में। तो देखते हैं 1 किलोवाट आवर में क्या होते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है। लेकिन वो होते कैसे देख लीजिए, 1 किलोवाट आवर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, 1000 आपके हो जाएंगे वॉट, ठीक है। और आवर को चेंज करेंगे सेकंड में, तो आपका क्या आ जाएगा 3600 आपका आ जाएगा सेकंड, ठीक है। हम क्या करेंगे 36 की 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। और जीरो पे कितने 1 2 3 4 5, हम लगा देंगे यहाँ पे 5 जीरो, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। तो आपका आ गया 36 और 5 टाइम्स जीरो। अब हम क्या करेंगे इक्वल में करके 36 लिख के 10 की पावर क्या बना देंगे हम 5 बना देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम आंसर लेंगे पॉइंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे हम 3.6, क्या लिखेंगे 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस सो हो जाएगी 6, 5 से हो जाएगी, आपका हो जाएगा 1 किलोवाट आवर में 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों लोग यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल इस चैनल पे पहली बार आया है वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वो उसको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।